नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। बाबर को लेकर फिर एक बार चर्चा है। एक लोकसभा में एक टिप्पणी आई कि बाबर को किसने बुलाया। हालांकि उस विवाद में हम नहीं जाना चाहते। बात सीधे बाबर की। पिछले एपिसोड में हमने बाबर के बारे में कुछ परिचय के रूप में बताया था। आज उसके आगे की चर्चा करते हैं। पहला सवाल ये है कि बाबर भारत क्यों आया था। तो बाबर के भारत आने के दो मुख्य कारण हैं। पहली बात यह कि वो फरगना उसके पिता की रियासत थी। फरगना उसका मूल निवास था। पिता की मृत्यु के बाद वो फरगना की रियासत पे अपना अधिकार न जमा सका। और दूसरा, समरकंद, तैमूर से वो काफ़ी प्रभावित था। तैमूर का वंशज भी था। तो इस नाते वो चाहता था कि समरकंद पे उसका अधिकार हो। लेकिन फरगना और समरकंद दोनों उसके हाथ से निकल गए। उसके रिश्तेदारों ने उसका बहुत पीछा किया और कई बार तो जाने की नौबत आई। तो वो अपने आप को असुरक्षित पा करके मध्य एशिया से वापस चला आया काबुल की तरफ, दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ। तो उसे लग गया था कि हमारा यहाँ समरकंद या फरगना में हमारा कोई अस्थाई राज्य स्थापित नहीं हो पाएगा। दूसरा कारण ये था कि भारत के वैभव के बारे में, धन संपदा के बारे में वो एक वृद्ध महिला से सुन चुका था। उसी वृद्ध महिला से उसने तैमूर की कहानियों को सुना था। तैमूर कैसे भारत पे आक्रमण किया, ढेर सारा धन संपदा यहाँ से लूट कर ले गया, बहुत कत्लेआम मचाया। तो वो तैमूर को अपना आदर्श मानता था और तैमूर से काफ़ी प्रभावित था। तो उसकी इच्छा थी एक बार भारत आकर के भारत को देखने की, भारत पर अधिकार जमाने की। तो ये दो वजहें थी जो कि भारत की तरफ आया। तो वो काफ़ी लंबा समय काबुल के आसपास बिताया, भारत के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा किया। तो उसे उस समय चूँकि तात्कालिक समय में लोदियों का शासन था दिल्ली पर और वो आंतरिक कलह में उलझा हुआ था। इब्राहिम लोदी एक कमज़ोर शासक था और उसके जो सिपा सालार थे, उसके जो सूबेदार थे, वो दिन रात हमेशा षड्यंत्र किया करते थे और दिल्ली पर कब्जा करने की कोशिश करते थे। तो ये कुछ वजह थी जिसकी वजह से, और एक पंजाब का सूबेदार था दौलत खान लोदी, वो भी चाहता था कि दिल्ली पर अधिकार हो। और एक इब्राहिम लोदी का चाचा था आलम खान लोदी, वो भी चाहता था कि दिल्ली पर अधिकार हो किसी तरह से। तो ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं दोनों ने और अन्य लोदियों के जो सूबेदार थे, उन्होंने बाबर को माध्यम के रूप में बाबर को बुलाने की कोशिश की ताकि उस आंतरिक कलह में वो बाबर इनका साथ दे और सत्ता हासिल करने में मदद करे। बाबर को भी लगा होगा कि ये प्रस्ताव अच्छा है। इस दौरान जब वो काबुल प्रवास कर रहा था तो उसने भारत की अन्य राज्यों के बारे में जब जानकारी हासिल की तो उसको पता चला कि यहाँ शक्तिशाली रियासतें हैं जिनसे सीधे तौर पर उलझना उसके बस की बात नहीं है। तो वो तोपखाने की व्यवस्था, उस समय तोपखाने का नया नया चलन था। तोपखाने के विस्तार में वो जुटा और इसके लिए दो तोपचियों, जो तुर्की तोपची थे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान, इन दोनों की सेवाएं ली उसने। उन दोनों के सलाह मशवरे के अनुसार उसने एक तोपखाना तैयार किया और भारत पर आक्रमण की तैयारियां शुरू कर दी। तो उस लिहाज से ये भारत पर आने की तैयारी कर रहा था ताकि हम यहाँ के शासकों के साथ जब हमारा आमना सामना हो तो हम उन पर भारी पड़ सकें, क्योंकि सैन्य शक्ति के रूप में वो कमज़ोर था। उसके कई गुना ज़्यादा सेनाएं भारत के राजाओं के पास थी। उसके पास 8 से 10 हज़ार चुने हुए सैनिक केवल रहा करते थे। वो चूँकि बाबर काफ़ी
जुझारू किस्म का व्यक्ति था, योद्धा था, कदकाठी का मजबूत था और घोड़े पर 2 से 3 दिन तक घोड़े पर बिना उतरे घोड़े की पीठ पर ही रह सकता था। ये उसकी काबिलियत थी। तो इस तरह का जुझारूपन उसके अंदर था और भारत को जीतने की ललक तो थी ही। तो ये जो प्रश्न उठा है कि बाबर को आमंत्रित किसने किया भारत, तो ये इतिहास गवाह है, इसमें काफ़ी विवरण है उसके बारे में, इतिहास की पुस्तकों के बारे में, कि बाबर को आमंत्रित करने वाले ये लोधी ही थे, जो लोधियों के सिपासालार और सूबेदार थे, छोटे छोटे सूबों में जो बटे हुए थे। इन्हीं सबों ने बाबर को भारत आने के लिए आमंत्रित किया। भारत आया और इब्राहिम लोदी से युद्ध किया। अब ये सवाल उठता है कि बाबर जब भारत आया उससे पहले उसने क्या तैयारी की। उसने पंजाब के और काबुल के बीच के जो छोटे छोटे शासक थे उनसे छोटी छोटी झड़पें की। उसने चूँकि जुझारू और चालाक प्रवृत्ति का वो सैनिक था, तो उसने छोटी छोटी झड़पों के माध्यम से ये जानने की कोशिश की कि इन राजाओं की शक्ति क्या है, युद्ध कला क्या है इनके पास। चूँकि वो मध्य एशिया से आया था और मध्य एशिया में युद्ध कला दूसरी थी। वहाँ छल कपट और धोखे के आधार पर युद्ध लड़े जाते थे, पीठ पीछे। जबकि यहाँ विपरीत स्थिति थी, यहाँ आमने सामने की लड़ाइयाँ होती थी। पीठ पे वार करना या वार खाना ये कायरता की निशानी थी। सीने पे वार खाना और सीने पे वार करना ये बहादुरी की पहचान थी। और युद्ध इसी तरह से जीते जाते थे, आमने सामने के युद्ध में, आमने सामने की लड़ाई में। तो युद्ध पद्धतियों में काफ़ी अंतर था। तो छोटी छोटी झड़पों के माध्यम से वो जानता था कि हमें कितने ताकत की आवश्यकता है। तो जितने सैनिक उसके पास थे उसे लग गया था कि इतने सैनिकों से भारत के राजाओं को जीतना मुश्किल है। उसने तोपखाने को अपनी सेना में शामिल करना ज़्यादा बेहतर समझा। और तोपखाने के विकास के लिए जिन 2 नामों को हमने बताया, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान, ये तुर्की के तोपखाने के विशेषज्ञ थे। ये इस कला के बारे में जानते थे। उन्होंने इसकी काफ़ी मदद की और तोपखाना तैयार कराया। और जब भारत आया तो उसका सबसे पहला प्रयोग तोपखाने का उसने पानीपत के युद्ध में किया। अब ये सवाल उठता है कि भारत में बाबर ने कितने युद्ध किए। तो भारत में बाबर ने 4 युद्ध किए। पहला पानीपत का, जो इब्राहिम लोदी के साथ हुआ और इब्राहिम लोदी पराजित हुआ, मारा गया वो युद्ध में। दूसरा युद्ध खानवा का था। पहला जो पानीपत का युद्ध था वो 1526 में लड़ा गया। और दूसरा युद्ध खानवा का युद्ध था जो राणा सांगा से हुआ। और तीसरा युद्ध जो था वो चंदेरी का था, वो 28 में लड़ा गया, 1528 में, 27 से 28 में, 27 में। और इस तरह से पहले पानीपत, फिर खानवा, उसके बाद चंदेरी, मैंने 1526, 1527 और 1528। उसके बाद अंतिम युद्ध घाघरा का युद्ध हुआ, जो उम्मीद है कि गोरखपुर और देवरिया या अयोध्या और देवरिया के आसपास कहीं बीच में लड़ा गया था, घाघरा के किनारे। और उसी युद्ध में जो विवादित ढांचा अयोध्या का था, वहाँ उसके सिपासालार ने, मीर बाकी ने, वो मंदिर ध्वस्त किया था और वहाँ मस्जिद खड़ी की थी। बाद में आज फिर से राम मंदिर वहाँ स्थापित है। तो इस तरह से बाबर ने 4 युद्ध लड़े भारत में। 1526 में पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी से, दूसरा 1527 में खानवा का युद्ध, जो फतेहपुर सीकरी के आसपास एक जगह है खानवा, राणा सांगा के साथ। और तीसरा युद्ध 1528 में चंदेरी में, चंदेरी का युद्ध लड़ा जाता है, कहा जाता है उसे, मेदिनी राय के खिलाफ।
और तीसरा युद्ध घाघरा का था। वो घाघरा का युद्ध भी लोदियों के खिलाफ ही था। लोदियों की एक शाखा जो भाग गई थी, वो बाद में एकजुट होकर के और इस बाबर को हराने की कोशिश में वो वहाँ तक आए थे, घाघरा तक। तो इन युद्धों में उसे लग गया था कि हम सीधी लड़ाई में भारतीय शासकों को नहीं हरा सकते। तो उसने खानवा के युद्ध में और चंदेरी के युद्ध में, ये दोनों, ये जो राजपूतों से पाला पड़ा उसका, तो वो समझ गया था कि इन्हें हराना असंभव है। तो उसने छल कपट की नीति अपनाई। एक तुलगमा पद्धति है तुर्कों की, जिसमें छल से छुप करके पीछे से वार किया जाता है। सेना को पीछे से घेरा जाता है और घेर करके पीछे से वार किया जाता है। ऐसे में सेना में भगदड़ मच जाती है, हाथी और घोड़े बिदक जाते हैं और इस अफरा तफरी के माहौल में विजय पाई जाती है। उसने यही काम किया राणा सांगा के साथ। आगे से उसने तोपों की एक श्रृंखला लगाई, गड्ढा खोद करके, ताकि वो तोपें दूर से दिखें ना, और उन तोपों के आगे बैलगाड़ी खड़ी कर दी ताकि बिल्कुल छुप जाए, एक अवरोध की तरह। और उसने वही तुलगमा पद्धति अपनाई। एक बड़ी टुकड़ी उसने रिजर्व में रखी और उस टुकड़ी को आदेश दिया पीछे से आने के लिए, और उस युद्ध में पीछे से आकर के और बाबर की सेना के कुछ सिपाहियों ने हमला किया और आगे से तोप के गोले। उस युद्ध में भी जिस बहादुरी से राजपूत लड़े, एक समय तो लगा कि बाबर की हालत ख़राब है, लेकिन अंततः राणा सांगा काफ़ी घायल हुआ, उसको युद्धभूमि से बाहर निकाला गया और इस तरह से राजपूतों की सेना दिशाहीन हो गई अपने सेनापति के चले जाने से, अपने राजा के चले जाने से, और इस तरह से वो राजपूतों की पराजय हुई। और ऐसे ही पराजय मेदिनी राय की भी हुई चंदेरी के युद्ध में। तो इस तरह से छल कपट के लिए बाबर मशहूर था और उसने छल कपट की रणनीति अपनाई, और तोपखाना तो उसके पास एक नई चीज़ थी ही। इसमें भी, इस छल में भी एक नया छल अपनी सेना के साथ भी किया। वो चूँकि बहुत ज़्यादा शराब पीता था और बहुत ज़्यादा अफीम खाता था, उसकी सेना में जितने लोग थे, बड़े सैनिक थे, बड़े सिपा सालार थे, वो शराब का सेवन खूब करते थे। तो उसने एक जिहाद का नारा दिया। उसने कहा कि ये धर्म युद्ध है, ये हमारे लिए अस्तित्व की लड़ाई है। उसने शराब के बर्तन तुड़वा दिए, शराब के मटकों में नमक डलवा दिया, शराब बेकार कर दिया, शराब गिरा दी गई, और कसम, कहा जाता है कि उसने कसम खाया कि आज के बाद से हम शराब का सेवन नहीं करेंगे, नशे का सेवन नहीं करेंगे और धर्म युद्ध लड़ेंगे। और धर्म युद्ध की, चूँकि उसके सैनिक बिल्कुल थक चुके थे और सबने जवाब दे दिया था राजपूतों के साहस के आगे, वो बिल्कुल ढेर हो चुके थे सैनिक। उन्होंने कह दिया था कि हमसे अब युद्ध नहीं होगा। तो उनको एकजुट करने के लिए, उनमें उत्साह भरने के लिए, उनमें जोश भरने के लिए उसने ये नाटक किया, इस तरह का शराब फेंकने का और शराब के बर्तन तोड़ देने का और धर्म युद्ध का नारा देने का एक नाटक किया उसने। उस नाटक में वो सफल रहा, उसकी सेना एकजुट हुई और तोपों के बल पर और छल कपट के बल पर राणा सांगा और मेदिनी राय की पराजय हुई। और इस युद्ध के बाद उसने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का मतलब क्या होता है? गाजी का मतलब ये होता है जो काफिरों के सरों को काट करके उन सरों को एक के ऊपर एक रख करके उसकी मीनार बनाए, ऐसा करने वाले को गाजी कहा जाता है। क्रूरता की आप सीमा देखिए। तो इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। लेकिन यहाँ ये कहा जाता है कि वो शासन का सुख ज़्यादा भोग नहीं पाया। इसकी कई वजह हैं। पहली बात ये है कि उसको शासन कैसे चलाना चाहिए नहीं पता था। कुछ इतिहासकार इस बात को कहते हैं कि बाबर को शासन में कर व्यवस्था क्या हो, शासन की व्यवस्था कैसे हो, शासन कैसे चलाना चाहिए, प्रशासन का गठन कैसे करना चाहिए, बाबर को नहीं पता था। इसीलिए वो ज़्यादा इसमें कुछ कर नहीं पाया। और वो चूँकि नशे का सेवन बहुत ज़्यादा करता था, यही वजह थी कि इब्राहिम लोदी की माँ ने उसको विष दिया था, जहर, और वो नशे का आदी होने के कारण वो उसे बर्दाश्त कर गया
और इन नशे के ही कारण वो 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि इसकी एक अलग कहानी गढ़ी जाती है कि हुमायूं बीमार पड़ा और उसमें दुआ की और क्या किया, ये सब ऐसा कुछ नहीं था। वो नशे का इतना आदी था और उसे जहर दिया गया था, उस जहर को बर्दाश्त किया, लेकिन नशे के कारण उसके शरीर के अंदरूनी हिस्सों में काफ़ी समस्याएं आ गईं और वो इसी तरह से उसकी मृत्यु हो गई। और वो अपने राज्य को जो उसके हाथ में आया संगठित नहीं कर पाया और व्यवस्थित नहीं कर पाया। और मरने से पहले जो सबसे महत्वपूर्ण जागीर थी, संभल की जागीर, जो आज संभल चर्चा में है, वहाँ की जागीर उसने हुमायूं को दिया था। तो इस एपिसोड में, इस वीडियो में इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।